नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो जैसा कि हम लोगों ने कल बात करी थी कि आदिकाल 3 भागों में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज आदिकाल का पहला भाग आपके समक्ष ये रहा। तो हम लोग आज आदिकाल में क्या पढ़ने वाले हैं, आदिकाल को आज हम रामचंद्र शुक्ल ने जो भी आदिकाल के विषय में लिखा है वो आज हम पढ़ेंगे। तो इसको मैंने प्रश्नोत्तर के फॉर्म में डिज़ाइन करा है ताकि आपको कोई समस्या ना हो और आप समझ सकें इन चीज़ों को। ये बहुत मुमकिन है कि ये आपके एग्ज़ाम में ना आए, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आपकी समझ को ब्रॉड करेंगे और जब आपको गेस वर्क करना होगा तब ये आपको बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है यहाँ कि हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है। प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है। तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था। ये एक कोट भी है, ये एक कथन है रामचंद्र शुक्ल का जो ये महत्वपूर्ण है। ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि ये कथन किसने कहा है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। तो प्राकृत क्या है आपको पता ही होगा। प्राकृत मध्य काल की एक भाषा है। यहाँ पे अपभ्रंश भाषा के अर्थ में प्रयोग नहीं हुआ। अपभ्रंश का मतलब हो गया यहाँ पे बिगड़ा हुआ रूप। जब प्राकृत इतनी बिगड़ गई कि उस भाषा का उपयोग धीरे धीरे खत्म होने लगा और एक नई भाषा का जन्म होना निश्चित हो गया, तब जो लास्ट स्टेज है प्राकृत की, वहाँ से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सम्मुख कि प्राकृत व अपभ्रंश का बोध कराने वाले एक एक शब्द बताइए। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि गाथा प्राकृत का और दूहा या दोहा अपभ्रंश का शब्द है। अपभ्रंश से पहले दोहा नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। ये अपभ्रंश का अपना छंद है, दोहा या दूहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रचलित काव्य भाषा किसे कहा जाता है। तो आदिकाल की प्रचलित काव्य भाषा क्या थी। तो अपभ्रंश, अपभ्रंश को प्रचलित काव्य भाषा कहा जाता है। अपभ्रंश उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं थी। ये अपभ्रंश जो उस समय भाषा बोली जाती थी उससे कम से कम 100 वर्ष पहले की भाषा थी, ठीक है ना। क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है जो कवि होते हैं वो अपने समय से कुछ पहले की भाषा अपने काव्य में प्रयोग करते हैं। तो अपभ्रंश भी वही थी। अगला प्रश्न है अपभ्रंश के सबसे पुराने पद्य कब और कहाँ प्राप्त होते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी। अब प्राकृताभास हिंदी यहाँ पे क्या, इसका क्या अर्थ है प्राकृताभास हिंदी का। इसका अर्थ ये है कि वो हिंदी जो भाषा हमें बौद्धों या योग मार्ग के तांत्रिकों की रचनाओं में मिलती है वो भाषा हिंदी थी, अपभ्रंश थी। लेकिन अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पे प्राकृत का प्रभाव है, इसलिए उन्होंने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा। तो अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के सबसे पुराने पद्य तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं में विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मिलते हैं। ये प्रश्न वैसे आएगा नहीं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के लिए ये याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, जो अभी हमने बताया प्राकृताभास हिंदी से क्या तात्पर्य है। तो प्राकृताभास हिंदी का अर्थ है प्राकृत की रूढ़ियों से बद्ध हिंदी। जहाँ आपको अगर आप पढ़ें तो आपको पता चल जाए कि ये भाषा तो प्राकृत नहीं है, लेकिन प्राकृत का प्रभाव इस पर बहुत अधिक है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है। ठीक है, हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है। तो हिंदी साहित्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेके हमीर देव, ये मैंने गलत लिख दिया है, ये हमीर देव है। हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। आपको बाकी कुछ याद रहे ना रहे, ये आपको जरूर याद रखना है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल संवत 1050 से प्रारंभ होता है और संवत 1375 तक उसका युग रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आदिकाल में काव्य की प्रकृति क्या है। तो उत्तर इसका ये हो गया, काव्य की प्रकृति मतलब आदिकाल में किस प्रकार का काव्य रचा जा रहा था। तो रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि आदिकाल के प्रारंभिक 150 वर्षों की प्रवृत्ति निश्चित नहीं है। मतलब पहले के 150 वर्षों में कुछ भी लिखा जा रहा है, वो पद्य श्रृंगार के भी थे, वो पद्य भक्ति के भी थे, वो पद्य वीर काव्य भी थे। लेकिन वो लिखते हैं जब मुसलमानों की चढ़ाइयाँ या मुसलमानों का आक्रमण प्रारंभ होता है
तब आदिकाल की प्रवृत्ति वीर रस में बदलने लगती है। तो जब इस्लाम भारत में इस्लामिक आक्रमण, इस्लामिक इन्वेजन स्टार्ट होते हैं, तब से सिर्फ फिर जो प्रधान रचनाएं हैं वो वीर रस में बदलना प्रारंभ हो जाती हैं, या तब से सिर्फ वीर काव्य ही रचा गया। अगला प्रश्न आपने बहुत बार सुना होगा, रासो 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 रासो। तो रासो है क्या? तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि आश्रयदाताओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं के वर्णन की प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। मतलब जो भाट होते थे, जो कवि होते थे, वो जो उनके आश्रयदाता राजा थे, उनके पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। प्रबंध परंपरा का यहाँ पे क्या अर्थ है? प्रबंध का क्या अर्थ होता है? प्रबंध का अर्थ होता है ऐसा काव्य जिस काव्य के माध्यम से कोई कथा कही जा रही है, वो प्रबंध काव्य कहा जाता है। ठीक है, इसी को लक्ष्य कर आगे रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इसी को लक्ष्य कर रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। समझ गए? ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण चीज़ है। अगला प्रश्न है, आदिकाल की साहित्यिक सामग्री की भाषा क्या है? जो आदिकाल में रचनाएं हुई वो किस भाषा में रची गई? तो आदिकाल की जो कुछ असंदिग्ध साहित्यिक सामग्री, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आदिकाल की, लेकिन जिसके ऊपर कोई संदेह नहीं है, उस साहित्यिक सामग्री की भाषा अपभ्रंश या प्राकृताभाष हिंदी है। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न देखते हैं, अपभ्रंश की प्राकृताभाष हिंदी की परंपरा कब तक चलन में रही? मतलब अपभ्रंश जो प्राकृताभाष कब तक पता चलता रहा कि नहीं इस भाषा पे प्राकृत का प्रभाव है? तो इसका उत्तर ये है कि अपभ्रंश की, रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, आदिकाल के किस कवि ने 2 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। तो एक कवि हैं, आप ये देखिए, मैथिल कोकिल, आपको ये भी याद रखना है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो मैथिल कोकिल विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया है। एक तो है पुरानी अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की भाषा। उनकी कई रचनाएं मैथिली भाषा में मिलती हैं, तो वो मैथिली ही देशी भाषा है। तो पहला प्रकरण क्या था? प्रकरण एक था सामान्य परिचय। अब अगला प्रकरण है जो प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य। आपको ये याद रखना है कि कौन से प्रकरण में किस बारे में बातचीत की गई। तो रामचंद्र शुक्ल के प्रकरण, जो उनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल के अंतर्गत, उसमें जो प्रकरण 2 है उसमें अपभ्रंश काव्य की चर्चा की गई है। तो पहला प्रश्न बनता है कि अपभ्रंश से क्या तात्पर्य है? तो मैंने जो आपको प्रारंभ में बताया वही इसका उत्तर है कि प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, और जब वह भी कुछ पुराना पड़ गया तो उस बिगड़ी हुई भाषा में काव्य रचना होने लगी। मतलब प्राकृत जब बिगड़ी, प्राकृत के जब शब्द टूटे तो वो बोलचाल की भाषा में आ गए, लेकिन जब बोलचाल भी उस भाषा में बंद हो गया तब उस भाषा में काव्य रचना प्रारंभ हुई और वो अपभ्रंश हुई। अतः उस बिगड़े हुए रूप का नाम अपभ्रंश है। अपभ्रंश का अर्थ ही यही होता है, अपभ्रंश मतलब बिगड़ा हुआ। ठीक है, जब तक भाषा व्यवहार में थी तो देश भाषा कहलाती रही, और जब वह साहित्य की भाषा हो गई तो उसके लिए अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होने लगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो आपको ये पढ़ लेना है, याद करने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अपभ्रंश क्या मतलब है। ये सारे प्रश्न कॉन्सेप्चुअल हैं, फैक्ट आपको बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, तो आज कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फैक्ट की बात अगले वीडियो में करेंगे। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने अपभ्रंश का क्या नामकरण किया है? तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 14, ये महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है कि अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अपभ्रंश, रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ में लिखते हैं कि अपभ्रंश शब्द का प्रथम उल्लेख बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उन्होंने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि बताया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, ये पूछा भी जा सकता है।
अगला प्रश्न है अपभ्रंश में साहित्य रचना की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इसका उत्तर ये है कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में लगता है। इसके अनुसार रामचंद्र शुक्ल ये मानते हैं कि हिंदी में रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी में प्रारंभ हो गई, और ये मत रामचंद्र शुक्ल का है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक चरित काव्य किस संप्रदाय में रचे गए और चरित काव्य किस पद्धति में रचे गए? चरित काव्य मतलब जो उस समय जो चरित्रों के ऊपर जो काव्य रचे गए वो किस संप्रदाय में सर्वाधिक रचे गए? तो सर्वाधिक चरित काव्य जैन संप्रदाय, ये याद रखना आप, जैन संप्रदाय में सर्वाधिक चरित काव्य रचे गए। और चरित काव्य या आख्यान काव्य के लिए चौपाई तथा दोहों का, ये दोहों हैं, दोहों की 1 सेकेंड, दोहों की पद्धति ग्रहण की गई। अब यहाँ पे एक आपके सामने ये आया शब्द, ये आख्यान काव्य। आख्यान काव्य क्या होता है? तो आख्यान काव्य का अर्थ होता है किस्से कहानी, जिस काव्य जब काव्य बना के सुनाए जाते हैं तो वो आख्यान काव्य कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, जैसे मैंने बताया प्रबंध काव्य क्या है, ऐसे आख्यान काव्य क्या है। तो आख्यान काव्य जब किस्से कहानियों को प्रबंध रूप जब किस्से कहानियों को काव्य रूप में सुनाया जाता है तो वो आख्यान काव्य हो जाता है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म से किन संप्रदायों का उदय हुआ? तो बौद्ध धर्म से हीनयान उपजा, महायान उपजा और वज्रयान का उदय हुआ। वज्रयान से किसका संबंध है? तो वज्रयान से सिद्धों का संबंध है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्धों का प्रभाव क्षेत्र क्या था? तो सिद्धों का प्रभाव देश के पूर्वी भागों, विशेषता बिहार से लेकर असम तक फैला था, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 19, सिद्ध कौन थे तथा कितने थे और किस संप्रदाय से संबंधित थे? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रश्न पूछ लेता है कि सिद्धों की किस संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्ध 84 माने गए हैं, तो सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, तथा 84 सिद्ध ये बौद्ध धर्म से निकले थे, तो ये बौद्ध तांत्रिक थे, और अभी मैंने बताया ये वज्रयान से संबंध रखते थे। अगला प्रश्न है, सिद्धों में सबसे पुराने सिद्ध का नाम और समय बताइए। तो सिद्धों में ये तो सर्वमान्य है कि सबसे पुराने सरहपा या सरोज व्रज या राहुल हैं, उनके ये नाम हैं। पा कोई नाम नहीं है, ये आदर सूचक शब्द है जो सिद्धों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर तथा डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने सरहपा का समय विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। ये आपको याद रखना है कि डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य इस कथन से रामचंद्र शुक्ल भी सहमति रखते हैं, इसीलिए उन्होंने इस समय को अपने इतिहास ग्रंथ में जगह दी है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी सरहपा का समय ये हो जाता है विक्रम संवत 690। चलिए अगला प्रश्न है, महासुखवाद का प्रवर्तन किस संप्रदाय में हुआ? तो इसका उत्तर है वज्रयान संप्रदाय में महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। आप लोग को जब आप आदिकाल पढ़ेंगे तो आपको और किसी धारा से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ वज्रयान धारा समझनी है कि वज्रयान धारा से सिद्धों का सिद्ध आए, और वज्रयान संप्रदाय में महासुखवाद ये सिद्धों की ये मतलब फिलॉसफी है महासुखवाद। तो सिद्धों की फिलॉसफी महासुखवाद और वज्रयान संप्रदाय से महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, वहीं से शुरू हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न ये भी कॉन्सेप्चुअल है, इसका कोई मतलब आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि महासुख की प्राप्ति की कल्पना किस रूप में की गई? तो उत्तर है प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख की प्राप्ति मानी गई है। प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख की प्राप्ति मानी गई है। ये प्रश्न शायद नेट में पूछा गया था, तो आपको ये याद रखना है। प्रश्न नंबर 23, निर्वाण के कौन से अवयव बताए गए हैं? तो निर्वाण के सिद्धों के अनुसार 3 अवयव हैं, शून्य, विज्ञान और महासुख, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्धों की रचनाओं का संग्रह सबसे पहले किसने तथा किस नाम से प्रकाशित कराया? तो मामा हर प्रसाद शास्त्री ने सर्वप्रथम सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बौद्ध गान ओ दोहा, आपको याद रखना है, बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से प्रकाशित कराया। आपने बहुत बार पढ़ा होगा मामा क्या होता है? मामा का अर्थ होता है महामहोपाध्याय पंडित हर प्रसाद शास्त्री, ये इनका पूरा नाम था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंच बिडाल से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध, बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह पंच बिडाल कहे जाते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है,
आपको पता होना चाहिए, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। योग मार्गी बौद्धों की क्या एक विशेषता है? अब योग मार्गी जो बौद्ध थे, आपको ये समझना होगा 84 जो सिद्ध थे वो योग मार्गी नहीं थे। योग मार्गी सिद्ध दूसरे माने जाते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन योग मार्गी बौद्धों की क्या विशेषता है? तो योग मार्गी जो बौद्ध हैं उनमें ईश्वरत्व की भावना पाई जाती है ना। सिद्धों में ईश्वरत्व की भावना नहीं थी, लेकिन योग मार्गी बौद्धों में ईश्वरत्व की भावना है। अगला प्रश्न, क्या गोरखनाथ 84 सिद्धों में गिने जाते हैं? गोरखनाथ ने कौन सा संप्रदाय शुरू किया? तो हाँ, गोरखनाथ 84 सिद्धों में गिने जाते हैं। इनका नाम वहाँ गोरक्षपा है। और गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय प्रारंभ किया। क्या किया? नाथ संप्रदाय प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न, गोरखनाथ ने अपने पंथ का प्रचार कहाँ किया? तो देखो, सिद्धों ने अपने पंथ का प्रचार कहाँ किया था? देश के पूर्वी भागों में, बिहार में, असम में, बंगाल में। गोरखनाथ ने अपने पंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों, विशेषता राजपूताने और पंजाब में किया। ठीक है। अगला प्रश्न, बालनाथ का टीला, ये आपको याद रखना है, बालनाथ का टीला का उल्लेख किस महाकाव्य में हुआ है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर है जायसी की पद्मावत में बालनाथ का टीला का उल्लेख आया है। ठीक है। अगला प्रश्न, ज्ञानदेव कौन थे और कब वर्तमान थे? इन्होंने स्वयं को किसका शिष्य बताया है? तो ये प्रश्न भी कॉन्सेप्चुअल है, आपको पता होना चाहिए। ज्ञानदेव महाराष्ट्र के ख्याति प्राप्त संत हैं, माने हुए संत हैं, जो कि अलाउद्दीन के समय में थे। ठीक है। उन्होंने स्वयं को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाथों की संख्या कितनी है? उनके नाम बताइए। तो जैसे आपको पहले बताया, सिद्धों की संख्या 84 है, इसलिए नाथों की संख्या कितनी है? 9। ये आपको आसानी से याद रहेगा, मुझे पता है। नाथ यानी 9, नाथों की संख्या 9 है। उनके नाम आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आलोचक ने गोरखनाथ को पृथ्वीराज का समकालीन माना है? अब ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और आपको ये याद भी रखना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ में लिखते हैं कि गोरखनाथ पृथ्वीराज के समय के आसपास यह विशेषता कुछ पीछे विद्यमान थे। समझ रहे हैं आप? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना कि गोरखनाथ पृथ्वीराज चौहान के समय में विद्यमान थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हठ योग की संप्रदाय का प्रमुख भाग है, ये आपको याद रखना है। हठ योग नाथ संप्रदाय का प्रमुख भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय में ईश्वरवाद का गुण विद्यमान है? अभी आपने पढ़ा ऊपर ना कि योग मार्गी बौद्धों में ईश्वरवाद का गुण विद्यमान है। तो ये योग मार्गी बौद्ध ही जो थे, ये क्या थे? ये नाथ थे। तो गोरखनाथ के नाथ, क्योंकि उनमें भी ईश्वरवाद का गुण था, तो गोरखनाथ के नाथ पंथ में भी क्या होगा? ईश्वरवाद का गुण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्ध और नाथ जगत की उत्पत्ति किस प्रकार मानते थे? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति नाथ और सिद्ध दोनों मानते हैं। ये कॉमन फैक्टर है उन दोनों के बीच में, तो ये उसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सदुक्कड़ी भाषा से क्या आशय है? देखिए, जो भाषा थी सिद्धों की वो थी संधा भाषा, और जो भाषा थी नाथों की वो थी सदुक्कड़ी भाषा। तो यही पूछ लिया है कि सदुक्कड़ी भाषा से क्या आशय है? तो सदुक्कड़ी भाषा से आशय खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है। खड़ी बोली जब राजस्थानी के साथ मिश्रित या उसका मिलाव होता है, मिलती है, तो वो भाषा बन जाती है सदुक्कड़ी, जो आगे कबीर और काफ़ी निर्गुण पंथ के कवियों ने इस्तेमाल करी। अगला प्रश्न, देश भाषा के किस पुस्तक में पूजा तीर्थाटन के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। काफिर बोध पुस्तक का नाम है, काफिर बोध। इसमें देश भाषा की पुस्तक है और इसमें पूजा तीर्थाटन के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी रचनाएं शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं? ठीक है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में ये भी बताया है कि कौन सी रचनाएं शुद्ध साहित्य के अंतर्गत आती हैं, कौन सी रचनाएं शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। तो अभी हमसे पूछा गया है कि कौन सी रचनाएं शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। तो सिद्धों और योगियों की रचनाएं शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं, क्योंकि ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं और जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से इनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए आपको याद रखना है कि सिद्ध और योगी, सिद्ध और नाथ, इनकी रचनाएं शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है। इनकी रचनाओं का अर्थ सिर्फ इतना है ताकि ये पता चल सके कि हिंदी का प्रारब्ध कहाँ से हुआ, हिंदी जन्मी कहाँ से।
अगला प्रश्न, पुरानी हिंदी अपभ्रंश की काव्य भाषा का ढांचा क्या था? तो ये भी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि पुरानी हिंदी की जो काव्य भाषा थी सौर सेनी प्रसूत अपभ्रंश अथवा ब्रज और खड़ी बोली का उसका ढांचा था। मतलब वो ब्रज और खड़ी बोली, जो प्रारंभिक ब्रज थी और जो प्रारंभिक खड़ी बोली थी उसका वो मिश्रण थी। तो ये आपका प्रकरण 2 समाप्त होता है। जो प्रकरण 2 क्या था? प्रकरण 2 था, क्या था? अपभ्रंश काव्य। अगला प्रकरण देखते हैं, अगला प्रकरण 3, देश भाषा काव्य। देश भाषा काव्य का प्रथम प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा है? एक प्रश्न आपके दिमाग में शायद आ रहा होगा कि आपको शायद पता भी होगा कि आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, तो फिर आदिकाल को आदिकाल कहा किसने? तो आपको ये याद रखना है कि आदिकाल शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए। आदिकाल शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था और यही सर्वमान्य है, लोग इसी को मानते हैं। आप कभी वीर गाथा काल बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, आप हमेशा आदिकाल ही करते हैं, क्योंकि देखिए मैंने भी जो मतलब हेडिंग रखी जो मैंने कि क्या कौन सा सब्जेक्ट या क्या चैप्टर पढ़ा रहे हैं हमने, तो आदिकाल पढ़ा रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा हम वीर गाथा काल पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आदिकाल जो है सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने करा था। तो ये प्रश्न जो है, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राजाश्रित कवि, जो कवि राजा के ऊपर आश्रित थे, वे अपने राजाओं के शौर्य पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। उन्होंने इसी को प्रमाणिक माना है या इसी को वो असंदिग्ध साहित्य मानते हैं और इन्हीं की प्रमुखता मानने की वजह से उन्होंने कहा है कि क्योंकि वीर काव्य ही अधिकतर रचा गया है, इसलिए इस काल का नाम हो गया क्या? वीर गाथा काल। इसलिए रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल वीर गाथा काल है। अगला प्रश्न 41, प्रारंभिक काल का असंदिग्ध साहित्य भारत के किस भाग में विकसित हुआ? तो असंदिग्ध साहित्य जो है तो वो कौन है? वो वही रासो काव्य है, वो वही वीर काव्य है। तो वो कहाँ हुआ विकसित? प्रारंभिक काल का जो साहित्य उपलब्ध है उसका आविर्भाव भारत के पश्चिमी भाग में, क्योंकि वो पश्चिमी भाग ही समृद्ध था। कन्नौज, अहिलवाड़ा ये भाग संपन्न थे, तो जो भाट थे, जो कवि थे, वो अधिकतर आश्रय के लिए कहाँ आते थे? इसी भाग में आते थे। तो जो भी काव्य रचा गया वो भारत के पश्चिमी भाग में ही रचा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 42, वीर गाथा काल की वीर गाथा किन रूपों में पाई जाती है? तो वीर गाथा काल का वीर काव्य मुक्तक और प्रबंध दोनों रूपों में पाया जाता है। प्रबंध मैंने आपको बता दिया, मुक्तक और जान लीजिए। मुक्तक क्या है? मुक्तक का अर्थ होता है कि मुक्तक जो काव्य होता है उसका जो पहली पंक्ति है और दूसरी पंक्ति है उनमें कोई अर्थ अधिकतर निश्चित ना हो, तब वो काव्य मुक्तक काव्य कहलाता है। जो मुक्त हो वो मुक्तक काव्य है। तो आपको ये भी याद रखना है, सही है अगर आपको पता है, वरना कोई आवश्यकता नहीं है वैसे याद रखने की, लेकिन ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वीर गाथाओं की प्रसंग वस्तु क्या थी? जो वीर गाथा हैं तो किस वजह से वीर गाथाएं, क्या हो रहा था उनमें? तो प्रश्न का उत्तर है, वीर गाथाओं के प्रसंग का विषय युद्ध और प्रेम था। ठीक है, लड़ाइयाँ क्यों होती थी? प्रेम के लिए होती थी या जमीन के लिए होती थी। ठीक है, उस काल में। तो वीर गाथाओं के प्रसंग का विषय जो बैकग्राउंड था वो युद्ध और प्रेम, इसी पे वो रचा गया। जो वीर गाथा काल का काव्य है वो युद्ध और प्रेम, इन्हीं दोनों चीज़ों पे रचा गया है, युद्ध और प्रेम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, साहित्यिक प्रबंध काव्य की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है? ये फैक्चुअल सवाल है, आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो साहित्यिक प्रबंध काव्य की सबसे प्राचीन पुस्तक पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, क्या है? पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, वीर गीत। वीर गीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वीर गीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ बीसलदेव रासो है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ये भी आपको याद रखना है कि ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बात है, जनरल बात नहीं है। रासो शब्द की उत्पत्ति हुई रसायन से। और वो क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके अनुसार की बीसलदेव रासो में बार बार रसायन शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः उन्हें लगता है कि रसायन से ही रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब अगला प्रश्न जो है वो फैक्चुअल है। खुमान रासो का रचयिता
खुमान रासों का रचयिता कौन है, आपको याद होना चाहिए। खुमान रासों का रचयिता दलपति विजय है। बीसल देव रासों का रचयिता कौन है, बीसल देव रासों का रचयिता है नरपति नाल। ठीक है, फिर बीसल देव रासों की रचना कब हुई, बीसल देव रासों की रचना संवत 1212 में हुई। ये भी याद रखना है आपको, फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न, बीसल देव की कथा वस्तु क्या है, ये तो पक्का ही पता होना चाहिए। बीसल देव दो घटनाओं का संकलन है। बीसल देव के काव्य सिर्फ दो ही घटनाओं पर आधारित हैं। एक तो पहला है बीसल देव का विवाह और दूसरा है उसका अपनी रानी से रूठकर उड़ीसा चले जाना। और एक बात आपको यह और याद रखनी है कि बीसल देव रासो घटनात्मक काव्य नहीं है, मतलब घटनाएं हो रही हैं, कोई वो देख के नहीं कह रहा, वो हो चुकी हैं और कोई उनका वर्णन कर रहा है। ठीक है, तो घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक काव्य है। आपने देखा होगा कि पिंगल और डिंगल दो शब्दों का बहुत प्रयोग होता है आदिकाल में। पिंगल भाषा क्या है, तो पिंगल का क्या अर्थ है, तो साहित्य की जो सामान्य भाषा थी हिंदी भाषा, वही पिंगल कहलाती, मतलब वही अपभ्रंश है, जो परिनिष्ठित अपभ्रंश है, असली अपभ्रंश, प्राकृत भाषा हिंदी नहीं, जो असली अपभ्रंश है वो कहलाती थी पिंगल। ठीक है, और डिंगल किसे कहा जाता है, तो अपभ्रंश के योग से, जो अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा का जो मिला जुला रूप था वो डिंगल। जो राजस्थान की तरफ जितनी रचनाएं हुई वो डिंगल भाषा में अधिकतर हुई, सारी नहीं लेकिन कुछ रचनाएं डिंगल भाषा में हुई। तो अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा का जो योग से जो साहित्यिक रूप उत्पन्न हुआ डिंगल कहलाता था। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये फैक्चुअल है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य बहुत आसान है, आपको पता होगा और पता होना भी चाहिए। तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, सब लोगों ने अधिकतर मान लिया है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और इसके रचयिता चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो में कितने समय, आपको याद रखना है कि पृथ्वीराज रासो में जो सर्ग हैं उनको समय कहा गया है, और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पृथ्वीराज रासो किस काव्य में इस्तेमाल किया गया है, तो पृथ्वीराज रासो में समय, सर्ग के लिए समय का इस्तेमाल हुआ है और 69 सर्ग हैं इसमें, या 69 समय है, और 68 छंदों का उपयोग किया गया है पृथ्वीराज रासो लिखने में। अगला प्रश्न, जयचंद्र प्रकाश किसने लिखा, भट्ट केदार ने। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार ने लिखा है। जयचंद की महिमा का वर्णन भट्ट केदार ने किया है। ठीक है, और प्रश्न आगे 56 है कि जयमयंक जस चंद्रिका के लेखक कौन है, तो ये मधुकर कवि ने लिखी है। आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार का है और जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। अगला प्रश्न, जगनिक द्वारा रचित रासों का नाम बताइए। जगनिक ने क्या रचा, परमाल रासो, जिसको आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, आला कहते हैं उसको, आला, ये जगनिक ने लिखा था। आला का केंद्र किसे, अब देखिए कोई भी प्रश्न सीधे सीधे अब आजकल तो नहीं आ रहा है, तो जिसे पिछले वर्ष अभी बता रहा हूँ, आला का केंद्र किसे माना जाता है और इसे किस ऋतु में गाया जाता है, तो बैसवाड़ा आला का केंद्र माना जाता है और आला बरसात में गाया जाता है। पिछले वर्ष का अगर आप प्रश्न पत्र देखें JNU एंट्रेंस एग्जाम का, तो उसमें प्रश्न आया था आला किस मौसम में गाया जाता है, तो बरसात में। ये चीज़ें आपको याद रखनी। परमाल रासो के गीतों का संग्रह सर्वप्रथम किसने और किस नाम से प्रकाशित करवाया, यह भी महत्वपूर्ण है, आपको याद होना चाहिए। खास ध्यान देंगे आप इसमें। फर्रुखाबाद के तब के कलेक्टर चार्ल्स एलियट ने सर्वप्रथम परमाल रासो के गीतों का संग्रह आल्हा खंड के नाम से कराया था। ठीक है, फर्रुखाबाद के तब के मतलब तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स एलियट ने सर्वप्रथम परमाल रासो के गीतों का संग्रह आल्हा खंड के नाम से प्रकाशित करवाया था। अगला प्रश्न 60, रणमल्ल छंद, एक रचना और है रणमल्ल छंद, उसके लेखक कौन है, तो रणमल्ल छंद ईडर के राठौर राजा रणमल्ल का विजय वर्णन है। श्रीधर ने संवत 1454 ईस्वी में रचा था। तो 3 प्रकरण समाप्त हो गए। पहला प्रकरण क्या था, पहला प्रकरण सामान्य परिचय था, दूसरा प्रकरण क्या था, वो था अपभ्रंश काव्य, तीसरा प्रकरण देश भाषा काव्य। अब जो बच जाते हैं वो आते हैं प्रकरण 4 फुटकल रचनाओं के अंतर्गत। तो इसमें प्रकरण 4 या फुटकल रचनाओं में रामचंद्र शुक्ल ने सिर्फ 2 ही लोगों को जगह दी है, और वो हैं अमीर खुसरो और विद्यापति। तो प्रश्न है यही कि खुसरो कौन है। खुसरो फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार, अपने समय के नामी कवि थे। पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 में, उसके 90 वर्ष पीछे या 90 वर्ष बाद 1340 के आसपास रचना उन्होंने आरंभ करी, और इनकी मृत्यु कब हुई, संवत 1389 ईस्वी में। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, खुसरो, अमीर खुसरो का असली नाम क्या था, अमीर खुसरो का असली नाम था अबुल हसन।
अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। और एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि अमीर खुसरो को तोता ए हिंद, है ना, तोता ए हिंद की उपाधि किसने दी? तो तोता ए हिंद की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि प्रदान की। ठीक, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 62, खुसरो किन रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं? तो खुसरो की आपको बहुत आराम से पता होगा, आप पढ़ ही रहे हैं बहुत दिन से। खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी। अब एक नया शब्द फिर आ गया, उक्ति वैचित्र। तो उक्ति वैचित्र का अर्थ क्या होता है? उक्ति वैचित्र का अर्थ होता है बात को विचित्र तरीके से कहना, जिससे जो सुनने वाला हो या जो पढ़ने वाला हो उसे पढ़कर या सुनकर चकित हो जाए, चकित भी हो और मुग्ध भी हो जाए, आनंद आ जाए उसे ये पढ़ के या सुन के। अगला प्रश्न देख लेते हैं, खुसरो की रचना भाषा क्या थी? तो खुसरो की हिंदी रचनाओं में दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। एक है ठेठ खड़ी बोलचाल, वो पहेलियों, मुकरियों और दो सखनों में मिलती है। लेकिन उन्होंने जो गीत और दोहे लिखे वो ब्रज और मुख प्रचलित काव्य भाषा थी। तो उस समय की ये सर्वमान्य है कि जो अमीर खुसरो के समय की काव्य भाषा थी वो ब्रज हो गई थी। ठीक है, ब्रज काफ़ी बाद तक, भारतेंदु के समय तक भी चलती रही काव्य के लिए, लेकिन उस समय हाँ वो जो प्रचलित भाषा काव्य के लिए थी वो ब्रज भाषा थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विद्यापति किस राजा के समसामयिक थे? तो विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। दो राजाओं का वर्णन मिलता है, एक तो कीर्ति सिंह और एक शिव सिंह। तो राजा शिव सिंह और राजा कीर्ति सिंह दोनों का संबंध विद्यापति से है। अगला प्रश्न, विद्यापति को मैथिल कोकिल क्यों कहा जाता है? विद्यापति को मैथिल कोकिल, आपको याद रखना है मैथिल कोकिल कौन है? विद्यापति। अब अगर ये पूछ लिया क्यों कहा जाता है, तो विद्यापति अपनी पदावली इन्होंने लिखी है ना, विद्यापति की पदावली, उसकी वजह से ये मैथिल कोकिल कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार इसमें किया। उन्होंने मैथिली भाषा में अपनी पदावली को लिखा। इनकी दो रचनाएं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश काव्य में आती हैं, एक कीर्तिलता और एक कीर्ति पताका। बाकी इनकी जो रचनाएं हैं वो देशभाषा काव्य के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, विद्यापति की कौन सी रचनाएं देशभाषा काव्य के अंतर्गत आती हैं? तो विद्यापति की पदावली ये आती है देशभाषा काव्य के अंतर्गत। तो ये 4 प्रकरण थे आपके जो रामचंद्र शुक्ल की किताब हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके आदिकाल या उसके वीर गाथा काल के अंतर्गत थे। वीर गाथा काल के अंतर्गत ये सारी चीज़ें थे, तो हमने पढ़ ली। ये पूरा आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब में जो भी महत्वपूर्ण बातें, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य, जो भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे वो सारे आपके सामने आ चुके हैं। अब आप इस वीडियो को बार बार देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो ये पहला वीडियो हो गया आदिकाल का। मैंने 3 प्रॉमिस करे थे, 3 दिन में पूरा करूँगा। तो पहला वीडियो हो गया रामचंद्र शुक्ल का। अब जो दूसरा वीडियो मैं बनाऊँगा आदिकाल के लिए वो होगा जो आपके फैक्ट, ये तो सारे कॉन्सेप्ट हो गए, बहुत कम फैक्ट हैं इसमें। तो अगला जो वीडियो होगा वो सारा जो आदिकाल, जो जनरल आदिकाल है उसमें जो भी फैक्ट हैं, जितनी चीज़ें मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी आदिकाल के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे वो मैं दूसरे वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, वो मैं दूसरे वीडियो में कवर करूँगा। तो दूसरा वीडियो किस विषय में होने वाला? दूसरा वीडियो होगा कि जितने फैक्ट्स हैं आदिकाल पूरा उसमें कवर करा जाएगा। और तीसरा वीडियो जो बचता है उसमें जितनी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं, जो काव्य पंक्तियाँ मतलब विद्यापति ने कहीं, अमीर खुसरो ने कहीं, और या फिर रासो काव्य में जो मिलती हैं वो सारी काव्य पंक्तियाँ और आदिकाल के बारे में जो आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन है वो, और महत्वपूर्ण कथन और महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ वो तीसरे वाले आपको जो आदिकाल का वीडियो होगा उसमें मिलेंगे। तो बस ये वीडियो है, आप लोग देखिए, पढ़िए, समझिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और सफलता की ओर आगे बढ़िए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे।